जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम मिडिवल हिस्ट्री, आपका जो मध्यकालीन भारत है, आरओ एरो यूपीपीसीएस और जितना भी इवन यूपीएससी के लिए भी आपके नोट्स ये क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स हैं दोस्तों। मध्यकालीन भारत जैसे कि जो मिडिवल इंडिया है उसके बहुत शॉर्ट ट्रिक्स नोट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको बेहतर एफिशिएंसी के साथ, बेहतर इम्प्रूवमेंट के साथ आपको एडवांटेज देंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से आपको ये नोट्स अच्छे से पढ़ने चाहिए। इवन अगर आप चाहते हैं तो अपने नोट्स में इनको मेंशन कर लो, अपने यहाँ नोट डाउन कर लो, कहीं भी लिख लो इनको, क्योंकि ये आगे ही काम आने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लिखने से परहेज करते हैं, लिखते नहीं हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है, खासकर जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो दुख है वो यही है दोस्तों, जो मुझे लगता है। तो इसलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि इसे नोट डाउन करने के बाद आप हो सकता है कि बार बार रिवाइज करें। सारा खेल रिविजन्स पे है, क्योंकि एक्यूरेसी को ब्रेक करना है। एक्यूरेसी ब्रेक करने के लिए एक ही साधन है, एक ही हथियार है, वो है सिर्फ मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल प्रैक्टिस दोस्तों। मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे तो आपका दिमाग भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, आई होप सो आप समझ गए होंगे मेरी बात। और सबसे पहले यही निवेदन, यही रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आप सभी लोगों से, जो हम बार बार करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम तुगलक खिलजी और सब जो ममलुक डायनेस्टी है, इनकी जो गुलाम वंश था, उसकी बात ऊपर कर चुके हैं। 2 वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं इसकी, तीसरा वीडियो है इसकी कड़ी में, उसी की नेक्स्ट वीडियो में तीसरी है। ये बात आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल वीडियो साबित होने वाला है, अगर आप इनको अच्छे से कर रहे हैं तो। नहीं भी कर रहे हैं तो देखो कुछ नहीं हो सकता है, वो तो ऊपर वाला मालिक है फिर। तो स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी दोस्तों। मुगलों की डायनेस्टी, मुगल कब आए, क्या हुआ, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो मुगल का जो एस्टेब्लिशमेंट किया, इसके जो फाउंडर हैं वो बाबर के याद हैं दोस्तों। बाबर जो है, बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, जो 1526 से लेके 1530 तक इन्होंने शासन किया, और इसी दौरान इन्होंने 4 युद्ध लड़े दोस्तों। ये युद्ध ही लड़ते रहे, शासन तो ऐसा कुछ खास कर नहीं पाए। ठीक है, तो बाबर जो है मुगल डायनेस्टी के फाउंडर हैं। इनका जो ओरिजिनल नेम था दोस्तों वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था, मैं लिख देता हूँ, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन MOHAMMAD, जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका नेम था दोस्तों। ठीक है, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका नाम था, और इन्होंने टाइटल जो प्राप्त किया, इनकी उपाधि जो ली इसने, ये ली थी एक तो पादशाह की उपाधि ली। दूसरी है कलंदर, कलंदर भी बाबर को बुलाता था, कलंदर। पादशाह और कलंदर की उपाधियां किसने ली, बाबर ने ली दोस्तों। ठीक है, और बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और बाबरनामा जिसको बुलाता है, बाबरनामा है तुजुक ए बाबरी। और इसको किस में लिखा गया, तुर्की लैंग्वेज में। इनकी जो तुर्की चगताई लैंग्वेज है उसमें इसको टर्की लैंग्वेज में लिखा गया दोस्तों। ठीक है, टर्की लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, जो इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी है, इसकी हम बात कर रहे थे। जैसे आप ये देख सकते हो, ये भी है यहाँ पर, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं तुम्हें एक बार फाउंडेशन बेस तैयार कर देता हूँ इसका। बाबर के चार पुत्र थे। नंबर 1 हुमायूं, दूसरा कामरान था, तीसरा अस्करी था, और चौथा हिंदाल था दोस्तों। ठीक है, और 26 दिसंबर, डेट्स याद रखना, 26 दिसंबर 1530 AD में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। 26 दिसंबर 1530 AD में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि वॉर जो है, जो लड़े गए बाबर के द्वारा, कौन कौन से थे। ठीक है, कौन कौन से युद्ध लड़े। पहला जो बैटल था पानीपत का, 1526 ईस्वी में हुआ दोस्तों। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया दोस्तों। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ, बाबर और राणा सांगा के बीच में, बाबर और राणा सांगा के बीच में, और दौलत खान लोधी भी था उसमें, मोहम्मद लोधी वर्सेस इब्राहिम लोधी भी था दोस्तों। तो जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ाया गया, ये पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में। पानीपत कहाँ है, ये हरियाणा में एक जगह पड़ती है। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में एक्चुअल में हुआ। बाबर इस युद्ध में जीत गया, बाबर वन दिस टाइटल। इन दिस बैटल बाबर फर्स्ट यूज द
तुलगमा। तुलगमा जो पॉलिसी थी, पूछा जाता है कई बार कि तुलगमा पॉलिसी को बाबर ने किस युद्ध में यूज किया। तो बैटल ऑफ पानीपत में उसने पहली बार तुलगमा यूज किया, तुलगमा मेथड को यूज किया। और उसके जो मेथड यूज करने वाले थे, उस्मानी और रूमी मेथड को भी इसने यूज किया था पहले बैटल ऑफ पानीपत में। तुलगमा तुलगमा जो नीति थी और उस्मानी और रूमी मेथड को भी पहले बैटल ऑफ पानीपत में यूज किया किसने, बाबर ने दोस्तों। अब आगे आते हैं बैटल ऑफ खानवा पे। बैटल ऑफ जो खानवा पे है, ये बैटल हुआ दोस्तों 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को राणा संगा और बाबर के बीच में, राणा संगा और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ और इसमें भी बाबर विजयी रहा दोस्तों। कौन, बाबर वन दिस बैटल दोस्तों। और इसको बाबर की तरफ से जिहाद बोला गया, यानी कि दिस बैटल वाज कॉल्ड बाई जिहाद। क्या बोला गया, जिहाद बोला गया बाई बाबर। ही फर्स्ट एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विक्ट्री इन दिस वार। ठीक है, ये पहली बार उसने गाजी का टाइटल लिया, कौन से युद्ध में, इस युद्ध को जीतने के बाद पहली बार गाजी का टाइटल लिया बैटल ऑफ खानवा को जीतने के बाद दोस्तों। ठीक है, वही बात करें बैटल ऑफ खानवा दोस्तों, सिर्फ 20 आवर्स तक चला, 20 घंटे में ही ये युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी की बात करें 29 जनवरी 1528 1528 को बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। मैदिनी राय राजा थे, मैदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ दोस्तों। इस युद्ध में भी बाबर विन हुआ, बाबर वाज विन दिस चंदेरी टाइटल दोस्तों, चंदेरी वॉर, चंदेरी का जो युद्ध था उसे भी जीत लिया। ठीक है, इसी युद्ध में बैटल ऑफ चंदेरी में जो शेरशाह सूरी है दोस्तों, शेरशाह सूरी जो था एक अफगान शासक, ये मैदिनी राय की तरफ से लड़ा, मैदिनी राय के क्या किया, अगेंस्ट में लड़ा। शेरशाह सूरी फॉट अगेंस्ट मैदिनी राय इन कोलैबोरेशन विद बाबर इन दिस वॉर। और बाबर आल्सो रेफर टू द चंदेरी वॉर एज जिहाद, इसको भी उसने एज ए जिहाद का नाम दिया। उसके बाद लास्ट युद्ध लड़ा गया बैटल ऑफ घाघरा। घाघरा जो युद्ध लड़ा गया दोस्तों, जो कहाँ पर है घाघरा, ये है बिहार में। कहाँ पर है, बैटल ऑफ घाघरा बिहार में दोस्तों। ये अफगान यूनियन और बाबर के बीच में घाघरा युद्ध लड़ा गया। बैटल ऑफ घाघरा वाज द लास्ट बैटल फॉट बाय द बाबर एंड द फर्स्ट वॉर इन मिडिवल हिस्ट्री विच वाज फॉट बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो घाघरा का युद्ध है किसके बीच में, बाबर और महमूद लोदी के बीच में। महमूद लोदी एक अफगान शासक था, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया दोस्तों। और ये पहला युद्ध था जो कि लैंड और वाटर दोनों पे लड़ा गया था, इसे एम्फीबियन वॉर बोला गया, एम्फीबियन वॉर बोला गया बैटल ऑफ घाघरा। अब इनकी क्रोनोलॉजी कई बार आ जाती है, तो देखो पहले पानीपत, P4 पानीपत, K4 खानवा और C4 चंदेरी और G4 घाघरा, PKCG से याद रख सकते हो कि भाई पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध लड़े गए दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी क्रोनोलॉजी थी जो कई बार पूछी जाती है और आती है किस किस के बीच में हुई, ये बाबर के युद्ध थे दोस्तों। नेक्स्ट, first to use artillery and gunpowder in India. Babur was the first person which can use the artilleries and gunpowder in India. यानी कि वो पहला आदमी था जिसने हथियार और बंदूकों का यूज किया, गन पाउडर का यूज किया। अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी, तुझके बाबरी और बाबरनामा जो तुर्किश में, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं। उसने रिसाल ए उसाज भी लिखा दोस्तों। अब कई बार आ सकता है ये डायरेक्ट वर्ड कि व्हाट इज रिसाल ए उसाज। तो रिसाल ए उसाज दोस्तों बाबर के लेटर्स का एक मछीदा है, बाबर के लेटर्स का एक पूरा मतलब पूरा पोस्ट ऑफिस सा है, जो लेटर्स ऑफ बाबर थे उसमें, यानी कि बाबर के द्वारा लिखे गए पत्र थे, वो जमा होते थे रिसाल ए उसाज में दोस्तों। ठीक है, जो रिसाल ए उसाज नाम से उसने लिखा है वो क्या थे, बाबर के पत्र थे, रॉट रिसाल ए उसाज। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं हुमायूं की। किसकी, हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं भी 1530 से 40 और 55 से 56। हुमायूं जो है बड़ा बेटा था बाबर का दोस्तों, बाबर का बड़ा बेटा कौन था, हुमायूं। 4 बेटे मैंने पहले ही बात किया। तो हुमायूं जो है 2 बार शासन किया, 1530 से 40 और 55 से 56 तक। ठीक है, हुमायूं के द्वारा भी दोस्तों कई युद्ध लड़े गए, कई युद्ध भी लड़े गए हुमायूं के द्वारा दोस्तों। ठीक है, हुमायूं के द्वारा कई युद्ध लड़े गए। बात करते हैं हुमायूं की दोस्तों, क्या है, हुमायूं की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 6 मार्च 1508 को ये पैदा हुआ काबुल में। ठीक, हुमायूं कहाँ पैदा हुआ, 6 मार्च 1508 में।
ठीक है, इसका नाम था पूरा नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था इसका? पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, नासिरुद्दीन मोहम्मद पूरा नाम था हुमायूं का दोस्तों। ठीक है, और इनकी जो मदर थी वो थी महाम बेगम, यानी कि पहली शिया सेक्ट से, शिया संप्रदाय से थी महाम बेगम दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर कामरान और अस्करी की बात करें, उसकी माँ थी गुलरुख बेगम। कामरान और अस्करी की माँ थी गुलरुख बेगम, और जो हिंडाल था उसकी माँ थी दिलदार बेगम दोस्तों। क्या नाम था उनका? दिलदार बेगम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 1532 में हुमायूं ने अटैक किया चुनार फोर्ट पर फर्स्ट टाइम। हुमायूं ने कहाँ अटैक किया? चुनार फोर्ट पर। चुनार का जो फोर्ट है, एक मिनट, चुनार का जो फोर्ट है उस पर अटैक किया 1532 में, 1532 में दोस्तों। हुमायूं अटैक्ड चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। और 1532 एडी में ही हुमायूं डिफीटेड द कंबाइंड फोर्स ऑफ द महमूद लोदी एंड द शेरशाह। कहाँ पर? एट दोरिया में उसने क्या किया? जो दादा और गोमती रिवर के किनारे है, वहाँ पर उसने महमूद लोदी और शेरशाह को हरा दिया था। कहाँ पर? तो दोरिया और गोमती रिवर है दोस्तों, वहाँ पर 1532 में। 1532 में बात करें, 1535 की बात करते हैं। चलो, 1535 ईडी में हुमायूं ने पहला शासक था जिसने विन किया गुजरात और मालवा जीतने वाला पहला शासक था कौन? हुमायूं। इसने गुजरात और मालवा को 1535 ईडी में जीत लिया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं इसके 1539 वाले युद्ध पर दोस्तों। बैटल ऑफ चौसा लड़ा गया, बिहार में पड़ता है चौसा जगह। बैटल्स कहाँ पर पड़ती है? बिहार में। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच में। शेरशाह सूरी एक अफगान शासक था दोस्तों, अफगान रूलर था। ये बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ा गया, उसमें शेरशाह सूरी जो अफगान शासक था वो विन हुआ, यानी कि वो जीत गया दोस्तों। उसके बाद हुआ बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में, कन्नौज पड़ता है उत्तर प्रदेश में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें भी शेरशाह सूरी जीत गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट युद्ध होता है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। क्या है? 1555 में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा होता है दोस्तों, जो कि मच्छीवाड़ा जगह है पंजाब में। हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में। ठीक है, सिकंदर शाह सूरी के बीच में, ना कि शेरशाह, याद रखना। सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ, और इस युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में, हुमायूं वन दिस बैटल दोस्तों। हुमायूं इस युद्ध को जीत गया, यानी मच्छीवाड़ा के युद्ध को 1555 में कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया दोस्तों। उसने एक लाइब्रेरी बनाई थी, उसका नाम था शेर मंडल दोस्तों। शेर मंडल नाम रखा गया। हुमायूं ने जो लाइब्रेरी बनाई उसका नाम क्या था? शेर मंडल। शेर मंडल एक लाइब्रेरी बनवाई थी दोस्तों। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, जैसे हम बात कर रहे हैं, देखो, इसी लाइब्रेरी में डाइड बाई फॉलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी शेर मंडल स्टेयर्स एट पुराना किला इन दिल्ली। 1556 में इसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो गई। एंड ही बिल्ड द सिटी ऑफ दीनपना। दीनपना का मतलब होता है वर्ल्ड रिफ्यूजीज, यानी कि संसारिक के जितने भी शरणार्थी हैं उनको दीनपना में जगह दी गई। तो हुमायूं ने एक ऐसा नगर बसाया, एक ऐसा सिटी बसाया जिससे दीनपना नाम दिया, जो रिफ्यूजीज के लिए था, शरणार्थी लोगों के लिए था। हुमायूं का टॉम है एंड बिल्ट बाई वाइफ हमीदा बानो बेगम, जिसे हाजी बेगम भी कहते थे। तो हुमायूं का मकबरा उसकी जो बेगम थी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया दोस्तों। और हुमायूं नामा जो लिखा गया है वो बायोग्राफी है उसकी, हुमायूं की जो सिस्टर है गुलबदन बेगम, याद रखना। हुमायूं नामा को उसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा उसकी बायोग्राफी हुमायूं नामा को लिखा गया दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हुमायूं से रिलेटेड दोस्तों। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और भी बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं अब हम, क्या है, उसके जो 3 बेगम थी मैं उनकी बात करता हूँ। बेगा बेगम थी, हमीदा बानो बेगम थी, और जो अकबर की माँ थी वो थी ये हमीदा बानो बेगम दोस्तों। कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इससे मरियम मकानी भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मरियम मकानी भी बोला जाता था इस हमीदा बानो बेगम को, जिसने हुमायूं का मकबरा बनवाया था दोस्तों। ठीक है, तो इतने सारे इंसिडेंट थे, ये याद रखना। अब आगे आते हैं शेरशाह सूरी पे दोस्तों। शेरशाह सूरी की बात कर लेते हैं। 1540 से 45 तक ये अफगान शासक था। इसने एबोलिश किया जमींदारी सिस्टम, क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम था उसको एबोलिश कर दिया। एंड
ही इंट्रोड्यूस न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया, वो नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंडिया में लागू किया, इंट्रोड्यूस किया। फार्मर्स टू गिव 1/3 टैक्स टू किंग, यानी कि जो फार्मर्स थे, किसान थे, उसे 1/3 देते थे टैक्स के रूप में दोस्तों, यानी करीब 33% टैक्स लागू किया था इस शेरशाह सूरी ने। और जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया। रैयतों के पास डायरेक्ट क्या होता था, किसान बोलते हैं इन्हें, किसानों के पास डायरेक्ट राइट्स आ गए और वो राजा को ये जो टैक्स होता था वो 1/3 देते थे दोस्तों। उसने कुछ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट लागू किए, यानी कि स्टैंडर्डाइज किया वेट एंड मेजरमेंट को। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा करने की कोशिश की। उसने बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल सिस्टम को लागू करने की प्रणाली की जरूरत लागू महसूस हुई, इसलिए उसने मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने इससे पहले लागू की थी दोस्तों। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इन्होंने भी वेट एंड मीजर, क्योंकि वेट एंड मीजर में जो व्यापारी वर्ग था वो घपला करता था, कम वेट है, कम सामान दे रहा है, ज़्यादा बताकर। इस तरह उन्होंने कुछ वेट और मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया। पहला इशू किया फर्स्ट रुपया, रुपया होता था सिल्वर का और दाम होता था कॉपर का, जो शेरशाह सूरी ने किए। शेरशाह सूरी इशू द फर्स्ट रुपया दैट वाज मेड बाई सिल्वर एंड दाम दैट वाज मेड बाई कॉपर। ये सिल्वर और कॉइन्स से कॉपर के, जिन्हें रुपया और दाम बोला गया दोस्तों। एंड ही रीऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम, जो पोस्टल सिस्टम था उसको रीऑर्गेनाइज करने का भी काम शेरशाह सूरी ने किया दोस्तों। और सरिया लॉ को जुडिशियल पर्पज में, जो न्यायिक पर्पज में, जुडिशियल पर्पज में सरिया लॉ को लागू करने वाला पहला शासक था शेरशाह सूरी। एंड ही कैप्चर चुनार फोर्ट, जो चुनार फोर्ट उत्तर प्रदेश में है, उसको कैप्चर किया किसने? इसी शेरशाह सूरी ने दोस्तों, इसी शेरशाह सूरी ने कैप्चर किया था। अब आगे आ जाते हैं। कुछ मिनिस्टर्स हैं जो इसकी मिनिस्ट्री के अंडर होते थे, जैसे दीवाने वजारत। दीवाने वजारत शेरशाह सूरी के मिनिस्टर थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभालते थे। आज की फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वैसे ही मिनिस्टर थे, रेवेन्यू फाइनेंस देखते थे। आरएच आर्मी को देखता था। रसालत होते थे जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जो आजकल, जो कि विदेश मंत्री हैं, वैसे होता था रसालत। इनसा होता था कम्युनिकेशन करने का विभाग। तो ये सारी चीज़ें उसकी मिनिस्ट्री के अंदर थी। एक जुडिशियल डिपार्टमेंट था, न्यायिक विभाग था, जो मुकदमा देखता था। आज भी देखते हो ना कि मुकदमा लड़ा जा रहा है, तो वो मुकदमा देखता था। मुकदमे का एक न्यायिक विभाग था। टू गिव द जस्टिस टू द पीपल, जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करता था दोस्तों। वहीं पट्टा और कबूलियत की बात की गई। पट्टा और कबूलियत क्या थे? ये रिटन आर्गूमेंट थे बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीजेंट के बीच में, जो किसान थे और जो सरकार थी उनके बीच में पट्टा और कबूलियत होती थी। एक कागज या एक तरह के कपड़े पे ये लिख दिया जाता था, एक एग्रीमेंट हो जाता था सरकार और रैयत यानी किसानों के बीच में। लैंड होल्डिंग एंड टैक्स वाज फाइनलाइज। इस पट्टा और कबूलियत पे क्या होता था? लैंड होल्डिंग्स कितनी है, मतलब उसके पास कितनी ज़मीन है और कितना टैक्स उस पर देना है उसको, ये सब बातें इस पर लिखी जाती थी। एंड ब्रॉड पीजेंट क्लोजर टू स्टेट, डिस्करेजिंग जागीर सिस्टम दोस्तों, क्योंकि इस सिस्टम से जो किसान थे उनको पास स्टेट के यानी राज्य के पास में, राज्य के क्लोज लाया गया, जो काफ़ी डिस्टेंस थे, किंग से दूर थे, राजा से दूर थे। तो इस पट्टा और कबूलियत के हिसाब से दे ब्रॉट पीजेंट्स क्लोजर टू स्टेट एंड डिस्करेज द जागीर सिस्टम। तो जागीर सिस्टम को डिस्करेज करने के लिए किसानों को एक तरह से किसानों के साथ मतलब आपस में तालमेल बिठाने के लिए ये सिस्टम भी लागू किया गया था। 3 कैटेगरी थी लैंड पे जो टैक्स लगता था, गुड, मिडिल और बैड। ये गुड, मिडिल और बैड नाम से 3 कैटेगरीज लैंड की थी जिस पर टैक्स लगता था। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड बोला जाता है, जो चिटगोंग से काबुल तक बनाया गया, वो एक्सटेंड किया था शेरशाह सूरी ने। एंड शेरशाह सूरी बिल्ट सिटी ऑफ शेरगढ़। शेरगढ़ नाम का जो शहर है वो शेरशाह सूरी ने बनाया, जो छठा फाउंडेशनल सिटी है दिल्ली का दोस्तों। शेरगढ़ वाज द 6th फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली दोस्तों, जो विच इज मेड बाई शेरशाह सूरी दोस्तों। अब आते हैं हेमू पे, हेमू की बात कर लेते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। अक्टूबर नवंबर 1556, ये एक हिंदू राजा भी थे दोस्तों। हेमू वाज द एडवाइजर ऑफ इस्लाम शाह, जो शेरशाह सूरी का बेटा था, इसका नाम था इस्लाम शाह, याद रखना। तो हेमू जो शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह, उसके एडवाइजर थे, एक हिंदू एडवाइजर थे। एंड हेमू वाज द फर्स्ट हिंदू एम्पर ऑफ दिल्ली इन 350 ईयर्स। तो लास्ट 350 सालों में हेमचंद्र विक्रमादित्य कॉल्ड हेमू
वो पहले शासक थे जो दिल्ली पर 350 साल में हिंदू शासक बने। एंड हेमू डिफीटेड अकबर्स फोर्स इन अक्टूबर, एंड फोर्स को दोबारा रिट्रीटेड किया गया, रिट्रीटेड एंड अगेन बैटल हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जो हेमू और अकबर के बीच में हुआ, हेमचंद विक्रमादित्य और अकबर के बीच में हुआ। अकबर फोर्सेस लेड बाई बैरम खां, जो अकबर की फोर्स का, अकबर का संरक्षक भी था बैरम खां, वही उनकी फोर्स का सेनापति था, उनकी सेना का सेनापति था बैरम खां। वो इस युद्ध को जीत गया। पहले तो उन्होंने अकबर की फोर्स को अक्टूबर में हरा दिया, बट फोर्स दोबारा से रिट्रीट की गई, दोबारा से लागू हुआ, दूसरा बैटल हुआ पानीपत का, जिसमें अकबर की फोर्स बैरम खां के नेतृत्व में जीत गई दोस्तों। तो ये था हेमू का पूरा कालक्रम। अब आते हैं अकबर महान पे। 1556 से 1605 का मामला है अकबर महान का दोस्तों। इनके गार्जियन थे बैरम खां, जैसे मैंने बात की है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ा गया वो 1556 में लड़ा गया, बैरम खां वर्सेस हेमचंद्र विक्रमादित्य, दैट इज कॉल्ड हेमू। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में लड़ा गया दोस्तों। पहला कब लड़ा गया? 1526 में। उसके 30 साल बाद ये दूसरा पानीपत का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। इन्होंने बैंड किया फोर्सफुली जो कन्वर्जन होता था पीओडब्ल्यूज का, यानी कि प्रिजनर ऑफ वार्स, यानी कि युद्ध खत्म होने के बाद जो युद्ध में जो बंदी होते थे, जो है जिन सैनिक को प्रिजनर बना लिया जाता था, कैदी बना लिया जाता था, उनको गुलाम नहीं बनाया जाएगा। ऐसा फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं किया जाएगा। अकबर के काल में उसको बैन कर दिया गया, और जो पीओडब्ल्यू थे, उनको जो प्रिजनर ऑफ वार थे, उनको रिलीज कर दिया। अकबर मेरिड जोधाबाई, जिन्हें हरकाबाई भी बोला गया, मेरिड अकबर किससे? जोधाबाई, और क्या नाम था? हरकाबाई, जिससे उन्होंने शादी की। वैसे ओरिजिनल नेम वैसे अकबर का क्या था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। जैसे मैं बता देता हूँ, ओरिजिनल नेम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन। पूरा नाम था अकबर का जलालुद्दीन दोस्तों। ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, जो हिंदू प्लेस है, राणा वीर साल का, जो राणा वीर साल का है, वहां पर ये पैदा हुआ। ठीक है, तो ये है। अब आगे बात करते हैं। 14 साल में ही इसको शासक बना दिया गया था। अब ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, अब ये इंपॉर्टेंट है जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या क्या किया। अब आते हैं डिग्री ऑफ मजहर, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मजहर की डिग्री है, ये डिसीजन देती थी, डिसीजन ऑफ एम्पर इज फाइनल इन एडजुडिकेशन प्रोसेस, यानी कि मजहर की जो डिग्री है, वो शासक का डिसीजन ही फाइनल होता था किसी भी एडजुडिकेशन प्रोसेस में दोस्तों। पिलग्रिम टैक्स जो हिंदू पे, उसको एबलिश किया अकबर ने। रिलीजियस टैक्स जजिया, जो क्या नाम है, और बाद में औरंगजेब लगा देगा, फिरोजशाह तुगलक ने जो लगाया था, फिरोजशाह तुगलक के द्वारा, फिरोजशाह तुगलक ने ये जो जजिया है, विमेन से लेके, चाइल्ड से लेके, ब्राह्मण पे, सब पे लगा दिया था, उसको एबॉलिश किया किसने? और अकबर ने दोस्तों। किसने? अकबर ने इसको एबॉलिश किया, जजिया को दोस्तों। फतेहपुर सीकरी नया कैपिटल सिटी बनाया, जो आगरा के पास में। बुलंद दरवाज़ा, जो गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी है, ये बनवाया। ये जो फतेहपुर सीकरी है, ये किस लिए बनवाया? इन मेमोरी ऑफ कैप्चरिंग गुजरात, गुजरात को कैप्चर करने के बाद, गुजरात को जीतने के बाद, उसकी याद में, उसकी विजेता में ये बुलंद दरवाज़ा बनाया था, जो फतेहपुर सीकरी में है, आगरा के पास दोस्तों। इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना होता था एक प्रेयर हाउस है, प्रार्थना घर होता था, जहाँ पर रिलीजियस डिस्कशन होते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है टोडरमल के अंडर में अकबर ने लागू किया। 3 टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जाप्ती सिस्टम, गल्ला बख्शी और नसाक। जाप्ती, गल्ला बख्शी और नसाक। जो जाप्ती सिस्टम था, ये ज़्यादा प्रेवलेंट था, ये ज़्यादा प्रचलन में था दोस्तों। बात कर लेते हैं क्या था। लैंड मीजर होती थी बीघा में, बैम्बू जरीब सिस्टम लागू किया गया, यानी लैंड जो मीजर होती थी बीघा में, ये मोस्ट प्रेवलेंट सिस्टम था। ठीक है, जाप्ती लैंड मीजर होती थी बीघा में बाई बैम्बो जरीब सिस्टम। 4 कैटेगरीज की लैंड होती थी। पोलज होती थी, जो लैंड कल्टीवेटेड होती थी साले एवरी ईयर, ये लैंड कल्टीवेटेड इन एवरी ईयर, दैट कॉल्ड पोलज, यानी कि हर साल उस पर खेती होती थी। और परती भूमि होती थी, जो 1 साल में होती थी। चाचर होती थी, जो 2-3 साल में होती थी। बंजर भूमि को लंबे समय तक, बंजर भूमि को ऐसे ही रखा जाता था, उस पर कोई खेती, लैंड कल्टीवेशन नहीं होता था। ठीक है। अकबर ऑफर्स लोन तकाबी, यानी कि अकबर ने जैसे बैंक लोन देती है, वैसा ही एक लोन देना शुरू किया किसानों को, अपने बीज, इक्विपमेंट, एनिमल्स की रख रखाव के लिए, क्योंकि वो अपनी लैंड्स को, खेती को, एग्रीकल्चर को थोड़ा एडवांस लेवल पे कर सकें, अच्छे से कर सकें।
इसलिए अकबर ऑफर लॉन्स तकाबी, जो तकाबी होता है वो लोन होता है जो अकबर के द्वारा किसानों को उनके बीज, इक्विपमेंट्स, एनिमल्स वगैरह वगैरह के लिए दिया जाता था, जिससे वो अपनी स्थिति को, अपनी जो उनका सोशल इकोनॉमिक स्थिति है उसको सुधार सके। वहीं देसाला सिस्टम लागू किया। देसाला सिस्टम वाज द 10-year असेसमेंट टू कैलकुलेट लैंड रेवेन्यू। ये 10 साल का असेसमेंट था जो लैंड रेवेन्यू को कैलकुलेट करता था। फार्मर्स जो है कुड पे इन कैश और काइंड। गॉट इट। लैंड रेवेन्यू वाज रिम्यूनरेशन ऑफ सोवरेनिटी नॉट रेंट। जो लैंड रेवेन्यू था वो क्या था, एक रेन्यूमरेशन था सोवरेनिटी के लिए, कोई रेंट नहीं होता था दोस्तों। ये था पूरा अकबर का सिस्टम दोस्तों। मनसबदारी सिस्टम भी था अकबर का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें क्या है। अब आते हैं मनसबदारी सिस्टम पे दोस्तों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी अकबर के सिस्टम में था मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी की बात करें तो मनसबदारी में दो तरीके के लोग होते थे, जात और सवार। यानी कि उन्हें मनसब दिया जाता था कि 2000 का मनसब, 4000 का, 500 का मनसब, इस तरीके से दिए जाते थे मनसब।